मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज प्लेटो के दूसरे सिद्धांत शिक्षा सिद्धांत पर व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। आपका स्वागत है। शिक्षा सिद्धांत प्लेटो के विचारों का द्वितीय स्तंभ है। पहले स्तंभ की चर्चा इसके पूर्व के व्याख्यानों में हो चुकी है। आज शिक्षा पर चर्चा करें। प्लेटो ने राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया। जिनमें विवेक की प्रधानता होगी वे दार्शनिक शासक बनेंगे, जिनमें साहस की प्रधानता होगी वे सैनिक वर्ग में होंगे, और जिनमें क्षुधा, वासना या भूख की प्रधानता होगी वे उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे। तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इस प्रकार से प्लेटो के राज्य में न्याय की स्थापना होगी। अब प्लेटो के मन में यह विचार आया कि इन तीनों वर्गों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान कैसे हो। तो प्लेटो अपने इन 3 वर्गों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान देने के लिए, राज्य के लिए अच्छा मनुष्य का निर्माण करने के लिए, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जिनमें देश प्रेम की भावना, राष्ट्र भक्ति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ हो, ये काम करने के लिए प्लेटो अपने रिपब्लिक में एक शिक्षा पद्धति का चित्रण करता है। रिपब्लिक में शिक्षा के सिद्धांत इतने विस्तार से दिए गए हैं कि जब जीन जैक्स रूसो ने इस पुस्तक को पढ़ा तो उसका निष्कर्ष था कि रिपब्लिक राजनीतिक विषय ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई सर्वोत्कृष्ट कृति है। और बारकर प्लेटो के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने का एक मानसिक प्रयास है। एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू क्योर अ मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। तो प्लेटो शिक्षा पद्धति को, शिक्षा सिद्धांत को अपनी पुस्तक में बहुत अधिक ध्यान देता है। यह जो प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका एक महत्व देखते हैं। इसका महत्व यह है, पहला आत्मा का विकास होता है, क्योंकि बिना शिक्षा के मन का, शरीर का विकास नहीं हो सकता। हमारे मन में जो अंधकार फैला हुआ होता है, इस अंधकार को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दूसरा, इसका सामाजिक महत्व भी है। सामाजिक महत्व इसलिए कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को यह सिखाया जाता है, बताया जाता है कि उसे समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज के लोगों की भूमिका, समाज की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार की होती है, और व्यक्ति का समाज से क्या संबंध है। इसका तीसरा महत्व है दार्शनिक महत्व। दार्शनिक महत्व के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के मन का विकास किया जा सकता है। और आगे चल करके इस शिक्षा पद्धति को देखेंगे और इससे यह पता चलेगा कि राज्य के लिए दार्शनिकों का निर्माण किस प्रकार से होगा, यह प्लेटो इसमें बताता है। और चौथा है राजनीतिक महत्व। वस्तुतः एथेंस में उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत स्वार्थपरता का साम्राज्य था। लोग पदों को इसलिए प्राप्त करते थे ताकि वो अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। उन्हें देश के हित की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। तो प्लेटो तत्कालीन यूनान के एथेंस के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करता है। उस समय एथेंस में, उस समय यूनान में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां थीं, और ये दोनों शिक्षा पद्धतियां बहुत अधिक लोकप्रिय थीं, और विद्यार्थी इसी के आधार पर विद्यार्थी किया करते थे। एक थी एथेंस की शिक्षा पद्धति, जहां पर स्वयं प्लेटो निवास करता था, और दूसरा एथेंस से 100 मील दूर स्पार्टा नामक नगर राज्य की शिक्षा पद्धति। इन दोनों पद्धतियों का उसने अध्ययन किया था, और उसने यह पाया था कि दोनों पद्धतियों में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। देखें एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति की पहली विशेषता थी कि यहां पर शिक्षा व्यवस्था निजी थी। मतलब प्रत्येक परिवार का यह दायित्व था कि वह अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करे। शासन के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं की जाती थी। दूसरी विशेषता, यहाँ का पाठ्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें पढ़ना, लिखना, गीत, संगीत, साहित्य, व्यायाम, विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन अध्यापन यहाँ पर होता था। मतलब कि शिक्षक स्वयं बच्चों के घर में जाकर के जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं, वैसे ही इन बच्चों को ट्यूशन के रूप में पढ़ाया करते थे। दूसरी शिक्षा होती थी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इस 14 से 18 वर्ष तक जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, सोफिस्ट और आइसोक्रेटस दार्शनिक, ये इनका एक वर्ग था। ये लोग जाकर के घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और बहुत मोटी फीस वसूल करते थे। परिणाम ये होता था कि वहां के अधिकांश बच्चे द्वितीय स्तर की शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे और 18 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद 18 से 20 2 वर्ष तक बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। केवल यही 2 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा अर्थात एथेंस की सरकार के द्वारा की जाती थी। ये प्लेटो के एथेंस की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं थी। प्लेटो को इस एथेंस की शिक्षा पद्धति में कुछ दोष नजर आए। कौन कौन से दोष? पहली बात, यहाँ की शिक्षा एकांकी थी। एकांकी का मतलब यहाँ पर बच्चों के मानसिक विकास पर जोर दिया जाता था, शारीरिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरा दोष था, इसमें स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह शिक्षा केवल लड़कों के लिए थी। लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की 4 दीवारी के अंदर है, इसलिए उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इसमें दोष था स्वार्थगत भावना। स्वार्थगत भावना, जहां शिक्षा की व्यवस्था निजी क्षेत्रों में होगी, वहां पर व्यक्ति में स्वार्थगत भावना आएगी, क्योंकि वहां पर यदि कोई बच्चा एक निश्चित शुल्क दे करके, वो भी बहुत ज्यादा शुल्क दे करके विद्याध्ययन करता है, तो वह पढ़ने लिखने के बाद या पढ़ाई के दौरान उसके मन में यह भावना होती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस राशि को कम से कम ज्यादा से ज्यादा गुना के रूप में वसूल करूंगा। तो जहां पर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहां पर निश्चित रूप से ये भावना उनमें आएगी और वो अपनी शिक्षा का उपयोग केवल ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए करेंगे। यही स्थिति एथेंस में भी थी। और चौथा है अयोग्य शासक। परिणाम ये होता था कि बच्चों में स्वार्थपरता की भावना कूट कूट कर भरती जाती थी, क्योंकि ट्यूटर घर आकर पढ़ाते थे और अपनी मर्जी से उनको जो मर्जी आती थी वो पढ़ाते थे, और इस प्रकार से एथेंस में अयोग्य शासक होने लगे थे। और इसी का परिणाम आगे चलकर प्लेटो स्वयं देख चुका था, जबकि सुकरात को स्पान का दंड दिया गया था। ये एथेंस की शिक्षा पद्धति थी। अब दूसरी शिक्षा पद्धति थी स्पार्टा की। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति बहुत अधिक लोकप्रिय थी और दूसरे नगर राज्यों से बच्चे आकर के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी थी? पहला, राज्य नियंत्रित शिक्षा। यहाँ की संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती थी। मतलब स्पार्टा की सरकार के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। सभी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थे। दूसरा, इसमें समान शिक्षा, स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी जाती थी। यह माना जाता था कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, उनमें लैंगिक भिन्नता होती है और वो पूरी क्षमता के साथ स्त्री और पुरुष समान प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। इसलिए स्त्री पुरुषों दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी। तीसरी शिक्षा सामाजिक भावना। यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर स्पार्टा में पूरा जोर सैनिक शिक्षा पर होता था, क्योंकि स्पार्टा के जो पड़ोसी नगर राज्य होते थे, ये आए दिन स्पार्टा के ऊपर आक्रमण करते थे और स्पार्टा इन युद्धों में हार जाता था। परिणाम स्वरूप स्पार्टा के शासकों ने यह सोचा कि हम अपने बच्चों को सैनिक दृष्टि से सबल बनाएंगे, और इस प्रकार से स्पार्टा की इस शिक्षा पद्धति में बच्चों के शारीरिक सौष्ठव पर पूरा जोर दिया जाता था और उनको कष्ट सहने का आदी बनाया जाता था। उन्हें कड़कती ठंड में कम से कम वस्त्रों में ठंड में छोड़ दिया जाता था।
उन्हें कोड़ों से मारा जाता था ताकि वो अपनी सहन शक्ति का विकास करें। और यही स्थिति स्त्रियों मतलब लड़कियों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि वे बलिष्ठ हों और देश की रक्षा कर सकें। तो यहाँ पर पूरा जोर बच्चों के शारीरिक कल्याण, शारीरिक हित पर होता था, मानसिक विकास पर नहीं होता था। और तीसरी चीज सामाजिक भावना। यहां पर 20 साल की शिक्षा के बाद लोगों को विवाह करने की छूट थी, वे अब संतान उत्पादन कर सकते थे। लेकिन जैसे संतान की आयु 7 वर्ष की होती थी, राज्य इन बच्चों को ले जाता था और उन्हें सामूहिक रूप से हॉस्टल्स में रखे जाते थे। ये बच्चे, उन बच्चों की पूरी व्यवस्था, खाना पिलाना, रहना और उनकी पढ़ाई, मतलब कि पूरा सैनिक प्रशिक्षण आदि का काम राज्य के द्वारा किया जाता था। और इन स्पार्टा के सभी स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भोजनालयों में, मेस में भोजन करते थे। कोई भी व्यक्ति अपने घर में खाना नहीं बनाता था। यह सामाजिक भावना थी। कोई भी संपत्ति स्पार्टा में किसी की व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, पूरी संपत्ति सार्वजनिक होती थी और वह सार्वजनिक रूप से उसका उपभोग करते थे। ये स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी। प्लेटो को इस शिक्षा व्यवस्था में सबसे जो दोषपूर्ण बात लगी वह थी कि यहां पर की शिक्षा एकांगी शिक्षा थी, क्योंकि यहां पर बच्चों के शारीरिक विकास पर जोर दिया जाता था। परिणाम यह होता था कि यहां का शासक वर्ग भी अंगूठा छाप होता था, उनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता था और ऐसे व्यक्ति वहां पर शासन किया करते थे। इन दोनों पद्धतियों में प्लेटो को कुछ अच्छाई नजर आई, कुछ बुराई नजर आई। जो उसको दोष लगे उन दोषों को उसने छोड़ दिया, दोनों की अच्छाइयों को लिया और अपने मन से कुछ नई बातों को मिला करके प्लेटो ने एक शिक्षा पद्धति का चित्रण किया, प्रतिपादन किया। अब देखें प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। उसकी पहली विशेषता थी राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो का दृढ़ विचार था कि राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों में स्वार्थपरता का विकास होता है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा का प्रतिपादन करता है। दूसरी चीज निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़का लड़की के लिए अनिवार्य होगा, उन्हें कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तीसरी समान शिक्षा, लड़के लड़कियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होगी, दोनों प्रत्येक काम कर सकते हैं, उनमें केवल लैंगिक भिन्नता होती है और कोई भिन्नता नहीं होती, क्षमता दोनों में समान होती है। इसलिए स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। फिर है एक रूप शिक्षा, पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आपको शायद मालूम ना हो, मध्य प्रदेश में लगभग 1980 के पूर्व तक प्रत्येक यूनिवर्सिटी में यदि कोई विद्यार्थी एडमिशन ले लेता था तो वहीं से उसको ग्रेजुएशन पूरा करना अनिवार्य होता था। वह यदि किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता था तो उसको प्रवेश नहीं मिलता था, क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपना अलग अलग ढंग से सिलेबस बनाता था। 1980-85 के बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक रूप पाठ्यक्रम स्थापित किया गया। यह तय किया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल तक एक समान होंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी कभी भी किसी भी समय में दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर के विद्या अध्ययन कर सके। तब से स्टेट लेवल पर समान पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन लेवल तक किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर वह एक रूप शिक्षा देने की बात कहता है। फिर मन और शरीर का विकास, स्पार्टा में शरीर का विकास, एथेंस में मन का विकास। प्लेटो कहता है कि शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। मन का विकास हो लेकिन शरीर का ना हो तो ऐसे में व्यक्ति ज्यादा समय यदि जीवित नहीं रहेगा तो फिर वह शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा। तो शरीर और मन दोनों का विकास शिक्षा पद्धति के द्वारा होना चाहिए, मतलब उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं अपने भारत में मन के विकास पर शिक्षण संस्थाएं जोर देती हैं, वह शारीरिक विकास पर ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता, कम होता है। और उसके बाद है
अनुरूप शिक्षा। अनुरूप शिक्षा का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी आयु के अनुरूप प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा दी जाएगी। वह प्रारंभिक अवस्था में जब बिल्कुल यदि मान लीजिए 6 से 8, 10, 15 साल का है, उसको ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी ताकि उसका मन शिक्षा की व्यवस्था पर लगे, पढ़ने लिखने में लगे। उसको कोई दुरूह बात बताने के पहले उसको अच्छी तरह से मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसको फिर उस चीज की शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में उसके मन को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा ताकि वह विभिन्न चीजों को देख सके, सुन सके, समझ सके, उसको अपने जीवन में उतार सके। तो प्लेटो आयु के अनुरूप उनको शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। यह है प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। अब देखें प्लेटो के द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम, उसके शिक्षा सिद्धांत का स्वरूप। प्लेटो की शिक्षा पद्धति 3 स्तरों में बटी हुई है। एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी द्वितीय स्तर की शिक्षा, तीसरी तृतीय स्तर की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा देखें, प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो कहता है 6 से 20 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी। इसमें मूल रूप से 2 विषयों की शिक्षा दी जाएगी, एक है संगीत, दूसरा है व्यायाम। संगीत की शिक्षा मन के विकास के लिए, व्यायाम की शिक्षा शरीर के विकास के लिए। कौन सी शिक्षा पहले देंगे? तो प्लेटो कहता है कि जब बालक का शरीर व्यायाम के उपयुक्त न हो तो पहले संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद जब उसका शरीर अच्छा हो जाए थोड़ा सा, तब उसको व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो संगीत की शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो अपने बच्चों को पढ़ना लिखना, गीत, साहित्य, कला, नृत्य, इतिहास, चित्रकला, मूर्तिकला, इन विभिन्न विषयों की शिक्षा अपने बच्चों को देकर के बच्चे के मन मस्तिष्क को इतना बढ़िया बना देता है, इतना श्रेष्ठ बना देता है ताकि प्रत्येक बालक में अच्छे मनुष्य के गुण विकसित हों, वह देशभक्ति से युक्त हो, उसमें सामाजिकता की भावना हो, उसमें पृथकता का भाव कदापि न आए। बच्चे का मन मस्तिष्क कोमल होता है और कोमल भावनाएं जिन चीजों से प्रभावित होती हैं नकारात्मक रूप से, उन सब चीजों को प्लेटो अपने पाठ्यक्रम से बाहर कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी घटना में कोई दुखांत बात होती है, या ऐसी चीजें जिससे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, उनमें कोई हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे सभी प्रकार के कविताओं को, साहित्यों को वह प्रतिबंधित कर देता है। इन सभी चीजों को बताने से प्लेटो मना करता है। तो संगीत की शिक्षा के माध्यम से प्लेटो अपने बच्चों के मन मस्तिष्क को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद जब बच्चे का शरीर अच्छी तरह से विकसित हो जाए तब वह व्यायाम की शिक्षा देता है। व्यायाम के अंतर्गत मूलतः 2 बातों पर ध्यान केंद्रित है। एक है आहार शास्त्र, एक है आहार शास्त्र, दूसरा है चिकित्सा शास्त्र। जैसा भोजन वैसा मन। भोजन सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। ऐसा भोजन यदि बच्चा करेगा तो उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित होगा। यदि शरीर अच्छी तरह से विकसित होगा तो उसका मन भी अच्छा बनेगा। तो यहां पर आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, यदि मान लीजिए कोई बालक अस्वस्थ होने की कोशिश कर रहा, अस्वस्थ होने जा रहा है, तो वह इस प्रकार से आचरण करेगा ताकि वह अस्वस्थ न होने पाए, वह खुद अपना इलाज कर देगा, बीमार कोई नहीं पड़ेगा। तो आहार शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये दोनों चीजों की शिक्षा देकर के प्लेटो अपने बच्चों के शरीर को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता है। यहां पर एक चीज उल्लेखनीय है, जब बच्चे को हम 6 से 20 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा देते हैं तो संगीत से मन का विकास होगा, व्यायाम से शरीर का विकास होगा। व्यायाम से शरीर का इस प्रकार से विकास हो जाएगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक बालिका बीमार नहीं पड़ेगा, सब के सब स्वस्थ होंगे। तो प्लेटो के राज्य में कोई अस्पताल या डॉक्टर या दवाई नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के मन का विकास हो जाएगा, सब कोई अपना अपना काम करेंगे, अपना निर्धारित काम करेंगे,
एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे। इस प्रकार से प्लेटो के राज्य में कानून की आवश्यकता नहीं होगी। प्लेटो का राज्य कानून विहीन राज्य होगा। 20 वर्ष की परीक्षा, 20 वर्ष की शिक्षा होने के बाद एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनका चयन उच्च शिक्षा के लिए हो जाएगा। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे वे सब उत्पादक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। जो उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे वे अपनी रुचि के अनुसार एक एक व्यवसाय को अपनाना शुरू करेंगे। कोई लोहार बनेगा, कोई मूर्तिकार बनेगा, कोई चित्रकार बनेगा, कोई नृत्य सिखाने का काम करेगा, कोई संगीतकार बनेगा, कोई चर्म से संबंधित काम करेगा। सब कोई अपने अपने रुचि के अनुसार एक एक काम करेंगे। हर व्यक्ति एक निश्चित काम को करेगा और वह उस काम में माहिर हो जाएगा, वह उस काम में विशेषज्ञ हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय स्तर की शिक्षा शुरू होती है। द्वितीय स्तर की शिक्षा 20 से 30 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी और इस शिक्षा स्तर में मूलतः सबसे ज्यादा जोर गणित और विज्ञान पर है, भूमिति शास्त्र पर है। यहां कैसे? गणित, प्लेटो गणित पर इतना ज्यादा जोर देता था कि उसकी एकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, गणित ज्ञान से शून्य व्यक्ति अकादमी में प्रवेश न करें। गणित को दर्शन की पहली सीढ़ी के रूप में प्लेटो स्वीकार करता था। तो गणित, उसके बाद भूमिति विज्ञान जिसे हम रेखागणित कहते हैं। रेखागणित का प्रयोग सबसे ज्यादा सेना के क्षेत्र में किया जाता है। फिर ज्योतिष, ज्योतिष से संबंधित विद्या वह अपने बच्चों को देता है। और फिर समस्वरता शास्त्र, हार्मोनिक्स, ताकि व्यक्ति सबके साथ मिलजुल करके रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करे। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व क्या है, राष्ट्र का हमारे प्रति अधिकार या दायित्व क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी वह अपने बच्चों को देता है। तो 30 वर्ष की शिक्षा के बाद फिर एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे वे उच्च शिक्षा के लिए चयनित हो जाएंगे। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे वे सब सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो देखिए, प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में ऐसी व्यवस्था कर देता है ताकि विभिन्न प्रकार की शिक्षा के स्तर पर पहुंचते पहुंचते विभिन्न वर्गों में भी लोग सम्मिलित होते जाएं। प्रारंभिक परीक्षा में जो फेल होंगे वो उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे। द्वितीय स्तर की परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होंगे वे सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। सैनिक वर्ग में जाते हुए वे कुछ सैनिक देश की आंतरिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे, आंतरिक शांति व्यवस्था की स्थापना करेंगे, और कुछ सैनिक बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेंगे। इसके बाद तृतीय स्तर की शिक्षा शुरू होती है। यह 30 से 35 और 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा है। 30 से 35 वर्ष की शिक्षा में प्लेटो का जोर है द्वंद्वात्मकता, तर्कशास्त्र, अध्यात्म और दर्शन, सत्य के विचार का ज्ञान। यहां पर तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। तर्क क्यों होना चाहिए, तर्क किसमें किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से द्वंद्वात्मकता की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा। मूल इसका जोर है दर्शन। दर्शन सत्य के विचार के बारे में हमको बताता है। दर्शन के माध्यम से हम सत्य की या वास्तविकता को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। 30 वर्ष तक यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर प्लेटो सोचता है कि अभी तक हमारे विद्यार्थियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी शिक्षा का अर्जन किया है, वह केवल सैद्धांतिक है। उन्हें अभी तक जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्लेटो कहता है 35 वर्ष के बाद 50 वर्ष की आयु तक ये विद्यार्थी जीवन में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। पूरी दुनिया में जहां भी होगा घूमते घामते वे जीवन का एक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जब कोई विद्यार्थी या विद्यार्थियों का एक समूह तीनों प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, उसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान होगा, उसका मन भी विकसित हो चुका होगा, शरीर भी पूरी तरह से विकसित हो चुका होगा, ऐसा विद्यार्थी 50 वर्ष की आयु के बाद देश का दार्शनिक शासक बनेगा। यह है प्लेटो की शिक्षा पद्धति।
इसके बाद देखें आलोचना। आलोचना होती है तो जरा विषय के बारे में अच्छी बातें समझ में आती हैं, उसके दोनों पक्षों की जानकारी विद्यार्थियों को, अध्येताओं को होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आलोचना कर दें। आलोचना में सबसे पहला है कविता और साहित्य पर प्रतिबंध। ठीक है, उसने कविता और साहित्य पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन एक मूल बात यह है कि प्लेटो ऐसे कविताओं को, ऐसे साहित्यों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जिसमें हिंसा की घटनाएं हों, जो व्यक्ति में नफरत का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न करते हों। ऐसे साहित्यों पर प्रतिबंध लगाता है जो व्यक्ति में लोभ की भावना को बढ़ाते हैं, स्वार्थपरता को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह कविता और साहित्य पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी चीज, अप्रजातांत्रिक शिक्षा। स्वाभाविक है, प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। आप एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जैसे ये 3 स्तर की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय स्तर की शिक्षा, तीसरे स्तर की शिक्षा। तो मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा में 1000 विद्यार्थी प्रवेश लिए। जब यहां पर परीक्षा होगी 20वें वर्ष में, तो मानकर चले कि 900 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, ये सब उत्पादक वर्ग में जाएंगे। इसके बाद सैनिक शिक्षा या द्वितीय स्तर की शिक्षा 20 से 30 वर्ष की आयु तक जो प्राप्त करेंगे 100 विद्यार्थी होंगे। इस 100 में जब 30 वर्ष की 20वें वर्ष में जब परीक्षा होगी, तो सोचिए कि लगभग 90 से 95, 97 परीक्षार्थी फेल हो जाएंगे, विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। ये सब सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे और 1, 2 या 3 विद्यार्थी बचेंगे जो तृतीय स्तर की शिक्षा 30 से 35 से 50 वर्ष की प्राप्त करेंगे। मतलब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था प्रजातांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटो का जोर राज्य के लिए दार्शनिक शासकों की प्राप्ति करनी है। तो स्वाभाविक है, यदि वह दार्शनिक शासक को प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करके वह सभी विद्यार्थियों को वही शिक्षा नहीं दे सकता। फिर समान शिक्षा अनुचित है। आलोचक कहते हैं कि स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। स्त्रियों को पाक विद्या और फिर गृह विज्ञान, इन चीजों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं। आज हम 21वीं 22वीं शताब्दी में भी रह करके स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा दे रहे हैं, तो ये केवल आलोचना है। चौथी है लंबी अवधि। हाँ, एक ये महत्वपूर्ण आलोचना है। प्लेटो अपने विद्यार्थियों को जीवन के 50 वर्ष की आयु तक अपने शिक्षा के अधीन कर देता है, और यदि कोई विद्यार्थी अपने जीवन के 50 वर्ष किसी दूसरे की अधीनता में जीवन यापन करेगा, उसमें आत्मनिर्भरता का गुण, स्वविवेक से कोई काम करने का गुण विकसित नहीं हो सकता। तो लंबी अवधि की शिक्षा में विद्यार्थी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी में इतना धीरज नहीं होता। इसलिए आज भी देख लीजिएगा, आज आधुनिक युग में भी कोई भी शिक्षा मैक्सिमम 25-26 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद यदि विद्यार्थियों को कहा जाए कि और पढ़ो, तो उसमें वह विद्यार्थी बनने की भावना विकसित नहीं हो पाती जो विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है। तो ये आलोचना बिल्कुल सही है कि लंबी अवधि की शिक्षा ठीक नहीं है। और फिर सीमित उद्देश्य, उसका सीमित उद्देश्य तो है कि दार्शनिक शासक को प्राप्त करना, लेकिन यह उसका प्रधान उद्देश्य है। फिर स्वतंत्र विकास नहीं। देखिए, अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर लिया, उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई कि वह पढ़ नहीं पाया आगे, तो वह आगे चल करके प्राइवेट परीक्षा दे करके अपना मानसिक विकास करता है, डिग्री प्राप्त करता है। वह कई विषयों में स्नातकोत्तर की परीक्षा दे सकता है, डिग्री प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्लेटो के राज्य में एक बार जो विद्यार्थी फेल हुआ, एक बार जो विद्यार्थी उत्पादक वर्ग या सैनिक वर्ग में सम्मिलित हुआ, तो उसके आगे पढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उसका न तो प्रमोशन होगा न डिमोशन होगा। वह अपने स्थान पर ही रहते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की यहां पर कोई संभावना नहीं दिखती है।
ये है प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विवेचना, उसकी आलोचना, और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण करना है, दार्शनिक शासकों को प्राप्त करना है। और देखिए, प्लेटो ने जो आज से 2500 साल पहले अपने इन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि राज्य की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, एक रूप शिक्षा होनी चाहिए, शरीर और मन का विकास होना चाहिए, और आयु के अनुरूप बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये चीजें आज भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था से अपेक्षा करते हैं, और शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को नैतिक बनाए, देशभक्त बनाए, अच्छा बनाए। ये है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। आप सभी को धन्यवाद।